एवरीवन। आज हम लोग इन्फ्लामेशन के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लामेशन इज रिस्पॉन्स ऑफ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट, यानी वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का रिस्पॉन्स किसी भी इंजरी के तहत या भी कोई भी एजेंट हो, अननोन एजेंट हो। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू डब्ल्यूबीसी हो सकता है, आरबीसी हो सकता है, प्लेटलेट्स हो सकता है। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी एजेंट या कोई भी इंजरी हो रही है तो ये एक एक्शन है, उसके खिलाफ जो भी रिएक्शन होता है डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स का, उसको इन्फ्लामेशन कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को एक ही टर्म माना जाता है, लोग एक ही समझते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। इन्फेक्शन क्या होता है, माइक्रोब्स का बॉडी में इन्वेजन यानी अंदर आना, जबकि उसके खिलाफ जो रिएक्शन होता है उसको इन्फ्लामेशन कहा जाता है। अब इन्फ्लामेशन के कॉज क्या क्या हो सकते हैं। पहला, इन्फेक्टिव एजेंट यानी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरिया का, वायरस का, पैरासाइट, फंगाई या उसका कोई टॉक्सिन हो। या दूसरा, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट जैसे कि सेल मीडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कई बार बॉडी के सेल खुद को मारने लगता है, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी, इसके खिलाफ हो सकता है। फिजिकल एजेंट जैसे कि हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रॉमा, बर्न, इसके खिलाफ इन्फ्लामेशन हो सकता है। केमिकल खिलाफ हो सकता है। इनर्ट मटेरियल जैसे फॉरेन बॉडी, ट्रॉमा, इंजरी, स्ट्रेस एंड सम टाइम कोई भी अलग तरीके का या इरिटेंट्स है जो बॉडी को कंटिन्यूअस इरिटेट करता है, तो उसके खिलाफ इन्फ्लामेशन हो सकता है। नाउ, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, 5 इन्फ्लामेशन के साइंस होते हैं जिनको कार्डिनल साइन कहा जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं। फर्स्ट इज हीट, सेकंड रेडनेस, थर्ड स्वेलिंग, फोर्थ पेन एंड फिफ्थ लॉस ऑफ फंक्शन। रेडनेस को र्यूबर भी कहा जाता है, स्वेलिंग को ट्यूमर भी कहा जाता है, हीट को कैलर यानी कैलोरी भी कहा जाता है, पेन डॉलर, लॉस ऑफ फंक्शन इसको फंसियोलॉसिया कहा जाता है। बेसिकली ये पांचों कार्डिनल साइन जनरेट क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है। तो जहाँ पे भी इंजरी होती है, बैक्टीरिया का इन्वेजन होता है या जो भी कॉज होता है इन्फ्लामेशन का, वहाँ पे केमिकल्स कुछ प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया। वो नर्व्स के एंडिंग को इरिटेट करते हैं और उस इरिटेशन की वजह से पेन जनरेट होता है। रेडनेस इसलिए वहाँ पे होता है क्योंकि ढेर सारा ब्लड सप्लाई वहाँ पे हो जाती है। ब्लड के सप्लाई की वजह से वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी एंड हीट जनरेट होगी, क्योंकि ढेर सारा जब वहाँ पे फ्लो होगा, रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगी। ओके, फंक्शन लॉसिया, वहाँ पे कुछ न कुछ जो सेल्स होते हैं, जैसे इंजरी हो गई, सपोज करिए हम इंजरी का एग्जांपल लेते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ न कुछ आसपास के सेल्स जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज होने की वजह से वहाँ का जो ओवरऑल फंक्शन होगा कहीं ना कहीं उसमें डिक्रीज होगा, दैट इज फंक्शन लॉसिया। ओके, ट्रिपल रिस्पॉन्स देखा गया है कि एक्चुअली होता क्या है, चेंज इन द स्किन ऑफ इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। अगर कोई भी इंजरी हो रही है फोर आर्म पे तो ट्रिपल साइन जनरेट हो रही है। द फर्स्ट इज रेड लाइन, ड्यू टू बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की वजह से रेड लाइन हो जाता है। फ्लेयर इज द ब्राइट रेडिश अपीयरेंस, और फ्लश सराउंडिंग द रेड लाइन एंड रिजल्ट फ्रॉम वेजोडाइलेशन ऑफ एडजेसेंट आर्टरियोल। फ्लेयर भी एडजेसेंट आर्टरियोल के बहुत ज़्यादा वेजोडाइलेशन की वजह से होता है। व्हील यानी स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि जहाँ पे भी जिस पॉइंट पे भी इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे जो एंडोथेलियल की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से स्वेलिंग होती है। दिस इज़ द फिगर जिसको ट्रिपल रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर एक पेंसिल निप की गई है, चुभाई गई है, तो वहाँ पे 3 चीज़ जनरेट होती है, रेड लाइन, फ्लेयर एंड व्हील। द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्फ्लामेशन। आखिर हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता क्यों है। तो फर्स्ट इज़ ब्रिंग मोर ब्लड फॉर हीलिंग। अगर कहीं पे इंजरी है तो ऑब्वियसली उसको हील करने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन या ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होगी, ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी, इसका मतलब ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होगी, तो ब्लड सप्लाई वहाँ की इंक्रीज कर दी जाती है। कुछ डेड सेल्स जो होते हैं उनको हटाना यानी क्लियर आउट नेक्रोटिक सेल्स, और टिश्यू रिपेयर के लिए, ये रीज़न होता है इन्फ्लामेशन का कि इन्फ्लामेशन होना क्यों चाहिए। अब बेसिकली इन्फ्लामेशन 2 तरीके का होता है, फर्स्ट इज एक्यूट एंड सेकंड थिंग क्रॉनिक। एक्यूट इन्फ्लामेशन वो होता है जो विद इन 1 to 1.5 मंथ, यानी 1 से 1.5 महीने तक का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको एक्यूट कहते हैं, और 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने से ज़्यादा का जो इन्फ्लामेशन होता है दैट इज़ क्रॉनिक। अब एक्यूट है तो कोई भी चीज़ जो एक्यूट होती है मैक्सिमम रैपिड और ट्रांजिएंट होती है, जबकि क्रॉनिक जो होती है वो स्लो एंड लॉन्ग टाइम होती है।
एक्यूट केसेस में जो रिस्पॉन्स होता है वो मेनली ग्रेनुलोसाइट का होता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, वहाँ पे WBC जो आते हैं वो न्यूट्रोफिल आएगी, बेसोफिल्स आ सकता है। जबकि क्रॉनिक में ए ग्रेनुलोसाइट्स आते हैं, जैसे कि मोनोसाइट, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट। एक्यूट्स में कार्डिनल साइन जैसे कि पेन, स्वेलिंग, फंक्शनलासिया, रेडनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जबकि क्रॉनिक में कार्डिनल साइन कंप्लीटली देखने को नहीं मिलता है। अब इन्फ्लामेशन के क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो बेसिकली जो इन्फ्लामेशन का जो इवेंट्स है, पूरा कंप्लीट इन्फ्लामेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वेसल्स के अंदर की एक्टिविटी और वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बाहर की एक्टिविटी। तो ब्लड वेसल्स के अंदर की एक्टिविटी वैस्कुलर इवेंट कहलाती है और बाहर की एक्टिविटी सेलुलर या WBC इवेंट कहलाता है। वैस्कुलर इवेंट भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट इज वेजोडाइलेशन और दूसरा इंक्रीज इन परमेबिलिटी। तो वेजोडाइलेशन देखते हैं। होता क्या है, जब भी इंस्टेंट कोई इंजरी होती है या बैक्टीरिया का इन्वेजन होता है या जब भी इन्फ्लामेशन शुरू होता है, तो सबसे पहले ट्रांजिएंट थोड़े समय के लिए वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अगर माइल्ड इंजरी है तो ये 3 से 5 सेकंड के लिए हो सकता है, या लार्ज इंजरी है तो 5 मिनट के अप्रॉक्स होता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है ये एक शॉर्ट फिनोमिना होता है, ट्रांजिएंट होता है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट के द्वारा होता है। इसके बाद अप्रॉक्स आधे घंटे में वेजोडाइलेशन शुरू हो जाता है। अब बेसिकली इनमें फिनोमिनान क्या होती है, आफ्टर अफेक्टिंग विद टॉक्सिन पैरेनकाइमल सेल एंड स्ट्रोमल सेल बोथ सेक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन। पैरेनकाइमल और स्ट्रोमल सेल क्या होती है, किसी भी ऑर्गन की जो मेन स्पेसिफिक वर्किंग सेल्स होती है उसको पैरेनकाइमा कहते हैं, और जो उसको सपोर्टिंग सेल्स होते हैं दैट इज स्ट्रोमल सेल। जैसे कि अगर हम ब्रेन की बात करें तो वहाँ का जो मेन फंक्शनिंग सेल होता है दैट इज़ न्यूरॉन, उसे पैरेनकाइमल सेल कहा जाता है। जबकि उसे जो सपोर्ट करती हैं लाइक गैंग्लियन सेल्स, उनको स्ट्रोमल सेल कहा जाता है। जब भी इनमें इंजरी होती है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रेट करती हैं। जब भी मास्ट सेल में जब भी इंजरी होगी दैट सेक्रेट हिस्टामिन, सम प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन, साइटोकाइनिन एंड TNF, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर। सारे जो इंजर्ड सेल्स होते हैं वो मिल करके कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं। इनका पर्पस क्या होता है वो अभी हम बात करेंगे। उन सारे केमिकल्स को कलेक्ट करके एक साथ उनका टर्म दिया गया है दैट इज़ केमिकल मीडिएटर्स। ओके, इंक्रीज इन परमेबिलिटी। अब हम देखेंगे इंक्रीज इन परमेबिलिटी क्या होती है, क्यों होती है। तो नॉर्मली आर्टेरियोल साइड पे जो ब्लड आता है वो उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी ब्लड में देखिए दो कंपोनेंट होता है, वाटर और प्रोटीन। वाटर हमेशा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटीन के द्वारा जनरेट होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड बाहर की तरफ जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड अंदर की तरफ आता है। अब हम आर्टेरियोलर साइड पे देखते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 35 होता है जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर 25। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लूइड बाहर की तरफ निकलेगा। और वहीं वेनियोल साइड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 15 है और ऑस्मोटिक प्रेशर 25। रिमेंबर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली ब्लड सर्कुलेशन में कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वेनियोल साइड से ब्लड अंदर की तरफ आ जाएगा। क्लियर। आर्टेरियोल स्मूथ मसल कंट्रोल ब्लड फ्लो टू एनी टिश्यू। आर्टेरियोल के एंड पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है दैट इज नोन एज प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। वो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है कितना ब्लड अंदर जाना है और कितना नहीं जाना है। केमिकल मीडिएटर्स, कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जैसे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन या नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराते हैं और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली या वेजोडाइलेशन देखा जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग फ्लूइड आउट एंड ऑस्मोटिक फ्लूइड प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग फ्लूइड इनसाइड। वी हैव टॉक्ड नाउ। ओके, एज टुवर्ड्स आर्टरी, जब भी टुवर्ड्स आर्टरी की तरफ जाएंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्यूल साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, आर्टरी की तरफ से ब्लड जाता है आर्टेरियोल की तरफ से और वेन्यूल की तरफ से ब्लड रिटेन कर लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता है। नाउ व्हेन आर्टेरियोडाइलेशन ऑकर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज सो मच। जब भी वेजोडाइलेशन होता है HP यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब क्या हुआ,
देखिए नॉर्मल फिनोमिनन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर्टेरियल साइड में ज़्यादा हो तो फ्लूइड बाहर निकलता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वेन्यूल की तरफ जाता हो तो फ्लूइड रिटेन हो जाता है। जब वेजो डायलेशन होता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, अप्रॉक्स 60 to 65 mm/Hg, और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, 25 से 15 के अप्रॉक्स चला जाता है। तो फ्लूइड ढेर सारा बाहर निकल रहा है और रिटेंशन भी कम हो रही है। इसके वजह से वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, दैट मे कॉज एडिमा। अब अगर फ्लूइड है, अगर फ्लूइड में सिर्फ वाटर कंटेंट बाहर आया, यानी वेसल से सिर्फ वाटर कंटेंट बाहर आया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसुडेट। क्लियर? दिस प्रोटीनियस फ्लूइड, अगर वाटर के साथ साथ प्रोटीन भी आया है, देखिए जब वाटर जो फ्लूइड वहाँ से रिलीज हो रहा है, वेसल से बाहर जो आ रहा है, अगर उसमें सिर्फ फ्लूइड है, वाटर है, उसको ट्रांसुडेट कहेंगे। और अगर उसमें फ्लूइड के साथ, वाटर के साथ प्रोटीन भी है, उसको एक्सुडेट कहा जाता है। इसका मतलब व्हेन देयर इज एक्सेसिव फ्लूइड एंड इन इंटरस्टिशियल और बॉडी कैविटी वी से इट इज एडिमा। जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, इसको एडिमा कहते हैं। अब ये तो या तो ट्रांसुडेट हो सकता है, यानी सिर्फ फ्लूइड, सिर्फ वाटर, या एक्सुडेट हो सकता है, वाटर के साथ साथ प्रोटीन का भी कंटेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ केमिकल मीडिएटर्स, केमिकल मीडिएटर्स कहाँ से होते हैं, कैसे सेक्रेट होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो हिस्टामिन हमेशा मास्ट सेल से सेक्रेट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से ब्रैडिकाइनिन, और इंजर्ड सेल से ल्यूकोट्रिन सेक्रेट होता है। रिसेप्टर फॉर हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन एंड ल्यूकोट्रिन फाउंड ऑन इंडोथेलियल सेल्स। ये जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंडोथेलियल सेल्स पे पाए जाते हैं। अब जब भी ये रिलीज होते हैं, इंडोथेलियल सेल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी जब भी ये केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन इन द इंडोथेलियल सेल्स। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो भी इंजरी होती है, इंजरी में सेल इंजर होगा, सेल के इंजर होने पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड होता है, उस लिपिड पे फास्फोलाइपेज एंजाइम, यानी डैमेज्ड सेल मेम्ब्रेन पे जो लिपिड होता है उस पर फास्फोलाइपेज एंजाइम वर्क करती है और उसको ब्रेक डाउन कर देती है अरेक्नोइड एसिड में। अब फिर से उसी अरेक्नोइड एसिड पे अगर साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम वर्क की तो उसको प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज कर देगी, और अगर अरेक्नोइड एसिड पे लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम वर्क की तो उसको ल्यूकोट्रिन्स में चेंज कर देगी। तो पहले पार्ट में यहीं तक रखते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं परमेबिलिटी के, इंडोथेलियल परमेबिलिटी के क्या क्या और रीजंस होते हैं। सो थैंक यू।